अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मार्केट की सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ी सी हम कराची की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। उसको भी हमें देखना है। कभी कभार मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा जो हमारे इंटरनल मामलात हैं उनके ऊपर भी मैं देखने की कोशिश करता हूं। आज ख़ास तौर पर जो मार्केट की सूरत हाल रही, मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। मार्केट के अंदर किसी किस्म की कोई अभी पॉजिटिव एक वो कहते हैं कि एलिमेंट कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 14 दिसंबर को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। उसके ऊपर बात करूंगा मैं। कोशिश करेंगे हम अपने साथ हमारे दोस्त हैं अली उस्मानी, उनको हम लाइन पर ले सके। और उसके अलावा मैं बात करूंगा कराची में जो इस वक्त आज वज़ीर इमरान खान साहब का आज दौरा मुतवक्के था और उन्होंने जो है वो ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करना था। कल जो सूरत हाल देखने को मिली है, एहसन इकबाल जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहा यह जा रहा था कि उनका इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है, तो वो भी इफ्तिताह भी वो करेंगे। बहरहाल अगेन ये धींगा मुश्ती चलती रहेगी। फिर महंगाई की सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सियालकोट इंसिडेंट, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। प्रियंका कुमार की जो मैयत है उसको जो मनाजिर हमें देखने को मिले, उसके भाई की जानिब से जो अल्फाज जो अदा हुए, जो स्टेटमेंट और जिस तरह गम का इजहार किया गया, उसकी वालदा को जिस तरीके से हमने ऑन स्क्रीन देखा, हाईलाइट रहा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर बात कर रही है। पाकिस्तान की जो मामलात हैं उसके ऊपर बहुत ज़ोर शोर से बात हो रही है। हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, स्टूडियो में फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहसिन काज़मी साहब, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, हमारे साथ अक्सर गुफ्तगू में होते हैं। आज इन्होंने हमें टाइम दिया है और साथ में हम कोशिश करेंगे कि अली उस्मानी को भी हम लाइन पर लें। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काज़मी साहब, आज और कल की अगर हम थोड़ी सी इंटरनल मामलात की अगर हम बात करें, कल जो यहाँ पर खिचड़ी पकती रही है सियासी मामलात में, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोग्राम को डीपोलिटिसाइज करूँ, लेकिन क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमारी मईशत के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। आप क्या समझते हैं कि हु शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसका प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो एक तारीखी हकीकत है, डॉक्यूमेंट भी मौजूद है कि 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड पे है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। ठीक है। और उसके लिए जो मुझे थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करनी थी वो ये थी कि 16 अरब का ये प्रोजेक्ट था जी जी, और इसको विद इन 1 ईयर कंप्लीट होना था। 2014 में अनाउंस किया, 2016 में स्टार्ट किया, 2017 में से खत्म हो जाना चाहिए था। स्टार्ट हो जाना चाहिए था यानी कि नहीं, 2017 में मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जी जी, वो नहीं हुआ। फिर 17 आई, वो नहीं हुआ। फिर 18 भी आ गई, 2018 मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। इन्हीं ने इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी कि अगर कल हमारी हुकूमत खत्म हो गई तो जो आएगी फिर वो ग्रेड लेगा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। उसके बाद तीसरी गलती ये हुई कि जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई तो मैं कहता हूँ चलिए, इन्हीं ने एक अच्छा काम किया, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस गवर्नमेंट को, खासतौर पर इमरान खान साहब को, कि उन्हीं ने जितने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के थे पूरे पाकिस्तान में, किसी को उन्हीं ने ख़त्म नहीं किया, उसी को कंटिन्यू किया। ये क्रेडिट तो इमरान खान को देना चाहिए बजाय तनकीद करने के। अगर आप ये कहेंगे ना कि तख्ती अपनी लगाने का शौक है, ये गलत बात है। बात ये, वो चाहता तो डिसकंटिन्यू कर सकता था, नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकता था, कोई नया नाम दे सकते थे, नहीं किया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। अब रहा सवाल ये कि ये 2018 में आए और आज उसका इफ्तिताह हुआ है 2021 में। मेरा पहला क्वेश्चन ये लड़ाई तो गैर माकूल लड़ाई है कि ये प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग का था, ये प्रोजेक्ट पीटीआई का। नो, ये प्रोजेक्ट पब्लिक का है, पब्लिक का प्रोजेक्ट भाई। पैसा हमारा लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है इसके अंदर। मेरा तो सवाल ये कि जो प्रोजेक्ट आपको 16-15 अरब में कंप्लीट करना था, वो 35 अरब पे पहुंचा दिया, डबल कर दिया आपने, 20 अरब का इजाफा कर दिया ना। अगर ये 20 अरब बचते तो पता नहीं जैसे कितने प्रोजेक्ट बन जाते। जी जी जी, तो ये सवाल तो आवाम करेगी आपसे और ये उनसे भी करेगी जिन्होंने शुरू किया था, और उनसे भी करेगी जिन्होंने इसको इख्तिताम पे पहुंचाया। अब इनसे सवाल ये कि ये 3 साल के बाद क्यों नहीं इफ्तिताह किया, जबकि 70-80% इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था कंप्लीट हो चुका था, एक 20% का काम रह गया था। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल की जरूरत थी। तो आप 2018 में आए थे, 2019 में इसको आप
प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर देते इसको। हमारे क्या मसला ये है कि हमारे क्या डेवलपमेंट के अंदर भी सियासत होती है। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, अब ये नहीं समझते हुकूमत वाले कि हमारा काम है कि अवाम को सहूलतें देना, मुल्क को तरक्की देना, ये अवाम का हक है। आप एहसान नहीं कर रहे, तासुर ऐसे देते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने कौम के ऊपर। आज कराची वालों को एक लॉलीपॉप दे दिया आपने, बड़ा एहसान कर दिया। कितना रुला रुला के आपने इसको प्रोजेक्ट को ऑन किया है, कितनी तारीखें आपने दी। हर साल एक तारीख आती थी कि अब ये तारीख को ये तो जो वजीर बल्दियात सिंध है नासिर हुसैन शाह साहब, वो बहुत ज्यादा तारीखें देते रहे। वो अपनी देते रहे, ऑरेंज लाइन की देते रहे, वो ऑरेंज लाइन की देते रहे। उन्हीं ने कब हर साल एक तारीख दी है, हर साल एक तारीख दी है। तो सवाल ये 13 साल से वो भी हुकूमत कर रहे हैं यहाँ के ऊपर। क्या कराची के अंदर ऐसा हाल नहीं था जो अब है? अब तो ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, भरा कहीं भी नजर नहीं आती, सड़कों का बुरा हाल है, खस्ता हाल ही है। तो आपको ये सब चीजें करने से पहले यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए। तो मैं इस नुक्ते पे आना चाह रहा हूँ, मैंने देखा सियासतदान जो है मुल्क के साथ सियासत हर जगह करते हैं। अगर आप तरक्की के प्रोजेक्ट में सियासत ना करें तो आपका जहन ये होना चाहिए था कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि इसका खर्चा कम आए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना टारगेट लाए कि बल्दियाती इलेक्शन का जब जमाना आएगा तो मैं इफ्तिताह कर दूंगा। अब वही सूरत हाल। ये तो कह सकते हैं ना जब सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये हमें मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। ये देखिए ना, ये हमारा राइट था। आपको एक प्रोजेक्ट मिला था, आप अपने टाइम पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, आपने नहीं किया तो ये ब्लेम तो आप पर आएगा। एक चीज, जहां आपको क्रेडिट मिल रहा है वहां पे आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो क्रेडिट तो जब मिले ना कि जब आप देखें ना, मैं आपको बताऊं, दुनिया किसी मुल्क में चले जाएं, ये सिटी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे सड़कें बन गई, आपकी सीवेज लाइन सही होगी, आपको पानी की प्रोवाइड करे, ये तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। ये हमारे बुनियादी हकूक है। सही फरमाया है। आप हमसे हर महीने बिल ले रहे हैं, पानी का बिल ले रहे हैं, सीवेज का बिल ले रहे हैं, किस बात का बिल ले रहे हैं आप? आप हमें वो सहूलत नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कराची तो खंडर बन गया, तो वजीर आजम साहब ने भी ये बात कही कि ये खंडर बन गया। तो ये खंडर बनने को रोकेगा कौन? कोई एक सड़क भी ऐसी नहीं अगर उसके ऊपर ट्रैवल करें और आपको कम से कम कोई, अगर आप अपनी टाइमलाइन के अंदर कहीं पहुंच नहीं सकते। अब अभी भी जो प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किए हैं कि इसको आगे एक्सटेंशन देंगे, टावर तक लेके जाएंगे नुमाइश से, तो उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है। K4 के लिए उन्होंने 1.5 साल 2 साल का टाइम मांगा है। अब दूसरी चीज बड़ा अहम क्वेश्चन है, यहाँ की सिंध की आवाम पूछती है। देखिए, 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी का 13 साल पहले का रिकॉर्ड उठाइए, बेनजीर भुट्टो तक का, तो काफी हद तक डेवलपमेंट होती थी इनके जमाने में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हाईवे भी बेनजीर के जमाने का प्रोजेक्ट है, थरकोल का बेनजीर के जमाने का प्रोजेक्ट था। वो और बात थी कि जब मियां साहब हो गया, वो प्रोजेक्ट पूरा पॉलिटिसाइज हो गया। वो इसलिए हुआ कि जब मियां साहब की गवर्नमेंट आई तो मियां साहब ने यकीनन कराची के साथ कोई दिलचस्पी नहीं ली, ना उन्होंने सियासी दिलचस्पी ली, ना उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग जिस तरह लाहौर में काम करती है और इतनी शोहरत रखती है, ऐसी कराची में भी होनी चाहिए, कभी तवज्जो नहीं थी। तो ये वही वाला फार्मूला था जो मशरिकी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया था कि तुम उधर और हम इधर। तो खुदा न खासा ऐसा एलिमेंट गया जरूर है, लेकिन ऐसा मतलब हमें इतनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए कि ऐसा कोई ये चीज है, ये तफरका रहा है। ये जो हम बात करते हैं ना कि आप डिवीजन कर देते हैं कि ये गवर्नमेंट है यहाँ पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इसके करता धरता बस वो ही है। ये हम वो कर देते हैं ना, हम सेगमेंटाइज कर देते हैं। पंजाब में अगर हमारी हुकूमत है, हम पंजाब में हमने काम किया, जैसे आपने फरमाया, नजर भी आया कि लाहौर में जिस तरीके से काम होते हुए नजर आया है। आपकी मेट्रो बस का प्रोजेक्ट बहुत टाइमली कंप्लीट हुआ, ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट है, उसी तरह और सूबों में भी तवज्जो देनी चाहिए। तो बीआरटी केपी के साथ उसके साथ भी यही तो मैंने कहा हर जगह सियासतदान सियासत को रख देता है। वो ये सोचते हैं कि 62% पॉपुलेशन है कराची की, हमारी सीटें इतनी ज्यादा हैं कि तमाम सूबों की सीटें मिला दी उसके बराबर नहीं होती। जो पंजाब भी जीतेगा वो इस्लामाबाद में बैठेगा, ये है फार्मूला। तो हमें क्या जरूरत है हम किसी और जगह जाएं? यही शेख मुजीबर रहमान ने गेम खेला था कि हमारी सीटें इतनी है कि हम मशरकी पाकिस्तान के अंदर अपना गेम शुरू कर दें। मशरकी पाकिस्तान का शायद इस वजह से ज्यादा तज़किरा है क्योंकि 16 दिसंबर आने वाली है।
हाँ 16 दिसंबर वो तारीख आ रही है, और वो भी आ रही है APA वाली। जी जी, APS दोनों, ये 16 दिसंबर जो है वन ऑफ द डार्केस्ट डे ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। बहरहाल कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। तो मैं से भी अर्ज कर रहा था कि थोड़ा सा सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क की तरक्की का ताल्लुक जो है वो किसी सियासी पार्टी से नहीं होना चाहिए। देखिए ना, आप ये कल जो एक हंगामा हुआ और वो इफ्तिताह कर दिया मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग को सब्र से काम लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बिला वजह क्या एक मैस क्रिएट किया गया वहां पे, फजूल में पॉलिटिसाइज किया गया, चीजें हो रही थी, होने दें थोड़ा सा। अगेन वही आपकी बात। अच्छा, मैं इसका नुकसान बताना चाह रहा हूँ। जी जी, जो मैंने स्टडी की हुई सारी जिंदगी में देखता रहा हूँ, पाकिस्तान की सियासत को बड़ी करीब से देखा हुआ। 1977 की अपोजिशन उठा लीजिए, या कल की अपोजिशन जो PTI थी उसको उठा लीजिए, आज की अपोजिशन उठा लीजिए, किसी जमाने की अपोजिशन आप उठा लीजिए। ये लोगों को यह एहसास नहीं होता कि इनके जो कमेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। आप बार बार अगर ये कहेंगे मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क ये हो रहा है, मुल्क वो हो रहा है, मुल्क को निगेटिविटी आप सामने बयान करेंगे और हुकूमत की किसी पॉजिटिव बात की हिमायत भी नहीं करेंगे आप, तो उसके नतीजे होंगे मुल्क के अंदर तिजारत नहीं बढ़ेगी, लोग इसमें आएंगे नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर इनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, जो भी पार्टी हो। ठीक है, वो कोई आज ये PTI कर हो सकता है, PTI ना हो, कोई और पार्टी हो। अच्छा, अब आइए कि जब आपकी ये निगेटिविटी आती है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर और तरक्की के मामलात के अंदर, तो उसके नुकसानात हमें मिलते हैं। मैंने अभी छोटी सी मिसाल दी कि 15 अरब का प्रोजेक्ट आपका जो था वो 35 पे पहुंच गया, तो डबल हो गया। 20 अरब किसकी जेब से गए? हमारी जेब से गया। और उसके अलावा जो हमने जो प्रोजेक्ट हमें 12 महीने में कंप्लीट करना था वो हमने 69 मंथ में किया है। अब ये टाइम की कॉस्ट अलग है, टाइम कॉस्ट अलग है। 69 मंथ का जो लॉस है और 69 मंथ की जो तकलीफें हैं जो इन शहरियों ने उठाई है वो कितनी तकलीफ दे है। तो भाई उसका अजाला तो नामुमकिन है ना, उसका अजाला तो हो ही नहीं सकता। अब ये कि कम से कम गुड गवर्नेंस की तरफ फिर आ जाएं। ये हुकूमत जो है, इनका मसला यह कि मौजूदा हुकूमत में शायद ही मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि जी इमरान खान साहब ने जो कहा था वही कर रहे हैं। इंतहाई सबने इनको माइनस पॉइंट दे दिया है एफिशिएंसी के अंदर, सलाहियत के अंदर। सलाहियत नहीं है इनके अंदर, सलाहियत होती तो ये आज बहुत कुछ कर रहे होते। अब चाहते हैं अच्छा से अच्छा काम करना, लेकिन नताइज उसके मैंने देखा नताइज वैसे नहीं आते जैसे आप चाह रहे हैं। जो आप प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं वो एक दफा सुनने को मिलता है, कहीं नजर नहीं आता वो प्रोजेक्ट आपकी। या तो जराए ब्लॉक बड़े खराब हैं आपके, आप अवाम को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। हम ये सुनते हैं कि आपने हेल्थ कार्ड दिया, तो आज तक मैंने नहीं देखा टीवी के ऊपर बैठ के कि वो हेल्थ कार्ड कैसे दिया जाता है, कौन लोग उसको वसूल करते हैं, किस तरह उनको मिलता है और कौन किस तरह ले सकता है। ये आपकी कोई तबलीग है ही नहीं टीवी के ऊपर। इसी तरह जितने प्रोजेक्ट हैं आपके, एहसास प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन नहीं पता चल रहा है आपका। तो मेरा कहने का मतलब एक तो नाअहलियत ये हुकूमत की कि वो अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट नहीं कर पा रही है और आवाम तक उसको नहीं पहुंचा पा रही है। दूसरी ये कि इनकी सलाहियतों पे तो सबने हाथ उठा लिए, इसलिए कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का रेशियो है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं आई, कभी नहीं थी। मैं बिल्कुल, मुझे प्रोग्राम में कल सब एक वक्फा शामिल करना है। वक्फा नाज़रीन मैं ले रहा हूँ अभी, वक्फे के बाद जरा ये महंगाई की सूरत हाल पर बात करेंगे और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अली उस्मानी, हमारे सीनियर एंकर हैं और इकोनॉमी के ऊपर नज़र रखते हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे हम पूछेंगे ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और इसके साथ साथ जो प्राइस हाइक है और आपके जो IMF के साथ जो मामलात हैं और हम मिनी बजट की तरफ भी जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट इज़ जस्ट ऑन द कॉर्नर। इसके ऊपर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में वक्फे शामिल करते हैं। वक्फे के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अली उस्मानी ने। अली, आप कैसे देख रहे हैं, उस्मानी साहब आप कैसे देख रहे हैं कि जो हमारी महंगाई के मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काज़मी साहब अभी महंगाई के मामलात पर बात करेंगे और आपकी भी गुफ्तगू हम सुनना चाह रहे हैं कि
प्राइस हाइक है, प्राइस कंट्रोल नहीं है। पेट्रोलिंग प्राइसेस की बात कर लें, सीमेंट प्राइसेस की बात कर लें, आटा दाल घी चीनी की बात कर लें, किसी भी चीज की प्राइस में, बिजली की प्राइसेस आपने अभी देखी कि ऑलमोस्ट 4 रुपए 75 पैसे बढ़ा दिए हैं, 5 रुपए तकरीबन 1 यूनिट के ऊपर बढ़ा दिया। अगरचे ये अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाया है नेपरा ने। उसके अलावा आप क्या कहेंगे, आईएमएफ के साथ क्या मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी तक कॉन्क्रीट कोई भी चीज नहीं आई है पाकिस्तानी अवाम के सामने। और उसके अलावा आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दोबारा से आ रही है 14 दिसंबर को। क्या आप एनालाइज करते हैं किस तरफ जा रही है हमारी मईशत? देखिए, मईशत तो इस वक्त आप देखेंगे, गुज़िश्ता आपने लास्ट टाइम ये प्रोग्राम्स में लिया था, और जब इस प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी आई थी 18 नवंबर की, कोई 19 नवंबर को सर। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और 11% का प्राइस हाइक हुआ, पॉलिसी रेट हाइक किया गया था, तो उसी वक्त ये एंटिसिपेशन में मैंने कह दिया था कि ये जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद जो है इससे क्या कहते हैं, इमीडिएट बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म पे मॉनेटरी पॉलिसी ला के ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ाएगी। तो ये देखिए, अब 1 मंथ की अंदर 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं होने वाला, उसके अंदर एक और मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, और जिसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद 1% के करीब शायद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। राइट? जी 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 बिल्कुल। अब ये तमाम सर अवामिल को देखें कि इसकी बेसिस के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, कि एक जानिब जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो आप खुद पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में हूँ, और तमाम तर चीजें अगर देखें तो क्या जो हमारे जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स हैं, खासतौर से जो रोजमर्रा की चीजें हैं, क्या उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने ऐसा प्राइस मैकेनिज्म बनाया है कि जिसके ऊपर कंट्रोलिंग की जा सके? सबसे पहला सवाल तो ये है। ठीक है, जहाँ पे हम रिटेल प्राइसेस की बात करते हैं, होलसेल प्राइसेस की बात करते हैं, वो तो चले वहां की प्राइस आइडेंटिफाइड हो जाती है। लेट्स सपोज कि शुगर की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस की बात कर लेते हैं, जी जी, या जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, तो वहां पे तो आप चले प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगाते हैं। मतलब जो सबसे बड़ा एक अनसर्टेन या गैर यकीनी सी सूरत हाल है, वो इस बात को लेके आ रही है कि जहां पे प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है वहां पे भी प्राइस कंट्रोलिंग गवर्नमेंट तो नहीं कर पा रही। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो चीनी की मिसाल ले लेते हैं, जी जी, कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स भी आते हैं और उसके बावजूद अल्टीमेट बेसिस पे प्राइस हाइक होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो रिलेक्टेंट लगती है, कि कहीं लगता है कि बेबस हो गई है इन चीजों को कंट्रोल करने में। जी, तो जो डिफाइंड मॉनेटरी मेजर्स हैं वहां तो कुछ चीजें देखिए, मैं और ये आप नहीं कह रही, ये पिछले कुछ अरसे से कंटिन्यूस, बल्कि एक डेढ़ साल से कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, जब से कोविड ने सिनेरियो थोड़ा सा मध्यम होना शुरू हुआ था, ये इम्पैक्ट आना शुरू हो गए थे जी जी मार्केट के अंदर। जी बिल्कुल। सबसे बुनियादी वजह यह है किसी भी मईशत को, ये अगर हम इसको इकोनॉमिक्स टर्म्स में लेते हैं तो क्वांटिटेटिव ईजिंग एक बड़ा एक टर्म है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूज करता है कि किसी भी मईशत को इमीडिएट बूस्ट करने के लिए, बट वो बड़ा रिस्की प्रोसीजर होता है जिसमें मनी इंडक्शन की जाती है, ठीक है, ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जाए और चीजों को बेहतर किया जाए। तो वो एक बड़ा रिस्की प्रोसीजर होता है। तो मगर आप पाकिस्तान की मईशत के अंदर देखें कि एक जानिब आपके सेंट्रल बैंक को ऑटोनोमस पावर दी जा रही है, जी जी, उसके ऊपर कानून साजी हो रही है, बिल्कुल अभी तैयारी है। हो रही है। अब उसमें जैसे मुसम्मिल असलम साहब जो हैं, जो इस वक्त स्पेशल असिस्टेंस के तौर पर गए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो उन्होंने कल इस चीज की ब्रीफिंग दी थी और ये कहा था कि जो भी उसके ऊपर अनसर्टेन रिमार्क्स दिए जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट की जानिब से, वो बिल्कुल बेजा है और उसकी कोई सदाकत नहीं है। स्टेट बैंक को ऑटोनोमस पावर होने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेगी। उससे भी उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं की है। अब जब स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं की है तो गवर्नमेंट की आपकी सलाहियत क्या रह जाती है कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे चलेगी, लेके चलेगी। तो ये जो एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है कि हम एक उन पैरामीटर्स को जो अनडॉक्यूमेंटेड पैरामीटर्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेड पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर अगर एनालाइज करना शुरू करते हैं तो मेरे अंदाजे के तहत आप कभी भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। अब इसकी मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ आपको। जी जी, लेट्स सपोज कि आप नॉर्मल सब्जी मंडी में जाते हैं और ये जो रोजमर्रा की चीजें ले रहे होते हैं, आटा दाल चावल, ये जो तमाम तर चीजें जो आप नॉर्मल मार्केट से ले रहे होते हैं, तो खैर स्टोर्स बन गए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ओपन मार्केट में मिल रही होती हैं। क्या वो बंदा कोई प्राइस मैकेनिज्म के तहत चल रहा है या उस मार्केट के डिटर्मिनेशन फोर्सेस के हवाले से उसने प्राइस डिटरमाइन किया हुआ है? ठीक है, सही। क्या वो बंदा कि वो टैक्स पेयर है, नॉन टैक्स पेयर है, आप उसके ऊपर कैसे रेगुलेशन कर सकते हैं? तो और वो अगर प्राइस इंक्रीज करता है अनसर्टेन पीरियड के लिए या अनसर्टेन सिनेरियो के लिए, तो
किस तरीके से आप उसको कैटर करेंगे? तो सर ये चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने 3 साल का पीरियड गुजरा है, आने वाला भी वक्त है, तो इसको कैसे कंट्रोलिंग किया जाएगा? फिर आप लगाते हैं सीपीआई लगाते हैं, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेसिस पे इन्फ्लेशन देखते हैं। जी जी। उसमें तो आप कुछ सिलेक्टेड आइटम्स की एक मार्केट से लिस्ट निकाल के कर लेते हैं। अब वो तो एक इंडेक्स है, वो बता रहे हैं, मगर रियल ग्राउंड के ऊपर क्या चीजें चल रही हैं वो तो बिल्कुल इंटायर डिफरेंट है, वो इंटायर डिफरेंट है वो तमाम चीजें उसमें सर। डिफरेंट है। जी जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, आप मुझे जरूर प्लीज इसके ऊपर मुझे अपना ब्रीफ दीजिएगा। मुजम्मिल असलम साहब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से बोरिंग नहीं की है, ठीक है। अब उन्होंने तो ये कह दिया, और क्या ये तजाद नहीं नजर आ रहा? अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरिंग कर ही नहीं रही है, तो फिर उसको ऑटोनोमस करने का क्या लॉजिक बनती है कि उसको बिल्कुल आप हवाले कर दें आईएमएफ के? देखिए, ऑटोनोमस जिसके ऊपर मैं अभी मुजम्मिल असलम साहब की बात को थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। जी जी। कि उनका कहना यह था कि स्टेट बैंक के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी या गवर्निंग बॉडीज होती थी गवर्नमेंट की, तो वो अपनी पावर यूज करते हुए स्टेट बैंक से जो है फंड को डिमांड करती थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। करती थी। जी जी। तो ये ऑटोनोमस पावर के बाद वो जो गवर्नमेंट को एक हनीमून पीरियड था या लीवरेज था, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेट बैंक जो है मईशत के असल नंबर असल फिगर्स के ऊपर मूव करेगा। ठीक है। वहीं पर दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा था कि जो गवर्नर स्टेट बैंक को तैनाती के ऊपर जो एक अनसर्टेन है सिचुएशन चल रही है कि उसको तैनात कौन करेगा, वो किसी को जवाब भी नहीं होगा, वो आईएमएफ का नुमाइंदा होगा, तो उस बात की भी उन्होंने तरदीद की। बहरहाल अभी उससे बिल मंजूर होना है, तो ये जो तमाम तर सिचुएशन है ये अभी कोई क्लियर कट नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट को ये बता देना चाहिए आवाम को कि आईएमएफ के साथ किन शराइत के ऊपर करते हैं। सर एक्चुअल चीज तो ये है ना कि अभी तक वो कोई कॉन्क्रीट चीज आ नहीं रही है, और उसके अलावा आज गवर्नर स्टेट बैंक को एक और एजाज मिल गया है, एक और जो हमारा इंस्टीट्यूट है इस्लामिक बैंकिंग का, उसके साथ उन्हें भी वहां पर भी प्रेसिडेंसी मिल गई है उनको। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज और बताता हूँ। जी जी। ये बिजनेस के हवाले से मैं आपको अपने एक एनालिसिस दे रहा हूँ। जी जी। जहां पे आप बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, देखें, सबसे पहली चीज तो ध्यान में रख लें कि जब तक पाकिस्तान के रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी चीज को आप 200 रुपए भी ले जाएंगे डॉलर को, उसके बाद बोलेंगे कि हमने मार्केट के अंदर जो है महंगाई को कंट्रोल कर लिया, तो ये बेकार सी बात होगी, बेकार बात होगी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 250 रुपए पे डॉलर ले जाए, मार्केट फोर्सेस ले जाए, और आप बोले इन्फ्लेशन 11% है, तो ये कोई जस्टिफाइबल चीजें नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इधर गौर से सुनिएगा। जी जी। ये इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए थे, तकरीबन $17-18 का उसमें डिक्लाइन आया था। अभी नेट बेसिस के ऊपर देखें तो पीक टच करने के बाद तकरीबन $10 to $11 का उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जी जी जी। अब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो इस डिक्लाइन को एंटरटेन करवा सकता था मार्केट के अंदर, नहीं करवाई है वो। अब मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर, क्योंकि आईएमएफ ने आपके ऊपर जो लीवी थी 10 रुपए की लीटर पेट्रोल की, जी जी, उसको बढ़ा के 30 रुपए करवा दी। जी जी। यानी कि डिक्लाइन का इम्पैक्ट आप दे सकते थे मईशत के अंदर, वो आपने लेवी की मद में गवर्नमेंट ने ले लिया। जी जी। ठीक है। यानी आपको कोई आपने जो प्राइस पेट्रोलियम प्राइस रखे थे उसमें कोई शिफ्ट नहीं आया। ठीक है। अब आप आ जाए खित्ते के अंदर अपने पड़ोसी ममालिक यानी इंडिया की तरफ आ, जिसका बहुत ज्यादा तस्करा किया जाता था, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती थी। हाँ, अब आप ये देखें बराबर में आप आ जाए इंडिया की तरफ, इंडिया में तकरीबन 8 से 9 रुपए करीब पर लीटर पेट्रोल खिलाया गया है, कम किया है बिल्कुल। ठीक है। यानी पाकिस्तान के अगर उसको मल्टीप्लाई करें एक्सचेंज रेट के हवाले से तो 20 रुपए 18 से 20 रुपए बनते हैं सर। हाँ, 2.25 रुपए के 2 रुपए 12 2 रुपए 20 पैसे के साथ आप लगाए तो 9 रुपए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 रुपए के करीब इम्पैक्ट आता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। यानी इंडिया ने उसका प्राइस गेन को अप्रिशिएट किया, अपने आप को एंटरटेन कर लिया। ये मैं अभी आप फ्यूचर का बता रहा हूँ। इन फ्यूचर के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस डिक्लाइन होता है और इंडिया और चाइना इसी तरीके से अपने प्राइसेस पॉलिसीज के तहत तो नीचे आने लगते हैं। ठीक है। तो ये तो फ्यूचर के ऊपर जो वो अगर ऑर्डर बुक कर रहे होंगे तो उनको तो यहाँ पे चीपेस्ट ऑर्डर बन रहे होंगे जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के जो एंटरटेन कर सकता था, देखिए बड़ी प्रोडक्शन के ऊपर रुपया 2 रुपए का मार्जिन रखा जाता है सर। ठीक है। जब आप मिलियन टन के अंदर माल भेज रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान के लिए कि ये जो कॉम्पिटिशन है पाकिस्तान का जो खास तौर से हमारे इन्हीं लाइफ के साथ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इंडिया हमारा कॉम्पिटिटर है या चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, मगर कुछ जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम नेचर एनवायरमेंट में पैदा होते हैं। सही। जैसे इंडिया
इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी जो जमीन है, या श्रीलंका हो गया, इनकी श्रीलंका, जमीन बिल्कुल, almost एक श्रीलंका, जमीन का बांग्लादेश, फासला इंडिया, जी बिल्कुल, इनकी तकरीबन जो जमीन है वो तकरीबन एक जैसी है यहाँ पर। ठीक है, तो कपास हो गई या गंदुम हो गई, वो यहाँ पे इसी सेम नेचर की पैदा होती है। ठीक है, अब जब वो पैदा हो रही है, अब जो यहाँ से जो अगर फॉर एनी रीजन अगर आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोलियम प्राइस डिक्लाइन होता है और पाकिस्तान की आवाम तक के वो या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी तक के वो बेनिफिट नहीं ट्रांसफर होता, तो फ्यूचर के अंदर तो आपके सारे जो ऑर्डर्स हैं वो तो अल्टीमेटली इधर उधर चले जाने, क्योंकि आपकी कॉस्ट, कोटिंग कॉस्ट यानी आपकी जो प्रोजेक्शन कॉस्ट होगी या जो आप बिडिंग कॉस्ट होगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जी जी, तो वो तो आपकी हाई पड़ रही होगी। तो ये फ्यूचर का सिनेरियो को भी अंदाजा करें कि ये एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस आपकी मईशत के ऊपर है कि गवर्नमेंट ने सब बड़ा कंक्रीट मेजर्स के ऊपर लाना होगा। अब क्या समझते हैं कि ये चीजें अगर हमें कर्टेल करनी हो, इन चीजों को हमें मीटअप करना हो, क्या ये बयानात जिस तरीके से दिए जाते हैं इन जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता है, कोई आगे की बात होती है, कोई पीछे की बात होती है, 6 महीने पुरानी बात कर रहे होते हैं, इस वक्त जो करंट चैलेंजेस है इनको निपटने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए करंट गवर्नमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मेजर ये लेने चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, जिस तरीके से कोविड के अंदर मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात किया था कि इस वक्त मईशत जो है वो बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी सेंस में कि आपके मुल्क के अंदर रुपए की कदर में इस्तेकाम नहीं है, मेरे लिए ये इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं कहीं ऑर्डर बुक करता हूं और 10 दिन के अंदर डॉलर जो है वो अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है, तो मेरे लिए एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए बड़ा मुश्किल सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। सर क्या करें अभी इस वक्त डॉलर को कंट्रोल करने के लिए या रुपये को इस्तेकाम देने के लिए, रुपये मुस्तहकम करने के लिए क्या करना चाहिए इमीडिएट? देखिए, सबसे पहले तो ये इमीडिएट काम नहीं होते, ये गिरता बड़ी तेजी से है, मगर इस्तेहकाम इसमें बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर जी। उसके लिए जब तक के फोर्सिंग पॉलिसीज नहीं होंगी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ब्लेसिंग ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर सकता है अगर पॉलिसी बनाई जाए तो। ठीक है, यानी फ्यूचर के आउटलुक्स को देखते हुए कि ठीक है अभी हमारा रुपए गिरेगा और रुपए के अंदर हम ये अस्यूम कर ले, लेट्स सपोज के 175 180 टच कर ही रहेगा। जी 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 जी, हम ये अस्यूम करते हैं कि ठीक है हम ये आज पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स के ऊपर काम होता है, टेक्सटाइल को बेनिफिट देने की बात होती है, जो भी पाकिस्तान के ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उनके साथ मुशावरत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी बनाए और बड़े क्विक टाइम पीरियड में बनाई। ऐसा नहीं कि कमेटी बना के 6-6 महीने बाद उसके आउटकम्स आ रहे हैं। हमारा मसला तो सर हमारा यही है कि अल्टीमेटली आप सोल्यूशन की बात करते हैं, आप पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, वो कहते हैं चलिए कमेटी बना देते हैं, कमेटी बना के वो बिठा देते हैं फिर उसको, और कमेटी फिर वो नॉन सीरियस एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन को आप कैसे मीटअप करेंगे सर? हम तो वो बात कर रहे हैं ना कि जो इमरजेंसी क्राइसिस एग्जैक्टली जो इमीडिएट मेजर्स में आया है कार्डियक अरेस्ट के साथ, तो आप ये सोचें कि नहीं डॉक्टर का पैनल बैठेगा 6 दिन के बाद उसकी जो है वो करेंगे, तो जब तक वो आदमी की क्या हालत होगी। That's why I use the word, मैं आपको पता है कि मैं बड़ा लॉजिकल बेसिस पे चल रहा होता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कह रहा हूँ तो वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क आज नहीं, अगर आज कल में तरक्की नहीं करता तो मेरी पॉलिसी ऐसी हो कि वो कम से कम इमीडिएट फ्यूचर के अंदर तरक्की तो करे, नियर फ्यूचर के अंदर उसके असरात नजर आने चाहिए। अभी देखें ना, अगर ये 2 महीने का भी पीरियड लेते हैं और ये कहते हैं कि टेक्सटाइल को इंसेंटिव देंगे, बेनिफिट, ये सिर्फ एक ही राह बनाते रहते हैं, तमाम तरह की जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी? ठीक है, फिर आप बात करते हैं चीनी आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, गंदम आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है जो आपके इंलैंड प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर अच्छा खासा आपका ज़राए मुबादला के ज़खायर एक्सपोर्ट हो जाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये चीजों को क्रिटिकल एनालिसिस के तहत आना होगा। गवर्नमेंट को अपोजिशन से जो भी इख्तिलाफ है वो अपोजिशन के साथ रहने दें, उसकी जो अगर अदालत उस पर फैसला करें अदालतों को रहने दें। आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपको अवाम के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है पाकिस्तान में, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, एक पॉलिसी मरकब दें और ये बता दें कि हम अभी काम कर रहे हैं, जनवरी फरवरी तक के पाकिस्तान के रुपए में डिक्लाइन आ सकता है। बिल्कुल ऐसे, और ये इस तरह की कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज जो है उसकी वजह से फिर डेफिनेटली जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर यकीनन इस्तेहकाम आएगा। अली आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अभी जैसे ये प्रोडक्टिव मेजर्स की बात की है, प्रोडक्टिव मेजर्स लेना इंतहाई ज़रूरी है और ये जंगी बुनियादों पर हमें इनके ऊपर जो है ना काम करना पड़ेगा, और ताकि हमारा ये जो आने वाला टाइम पीरियड है, फ्यूचर टाइम पीरियड है, ये अच्छा हो सके। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और काजिम साहब से इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काज़िम साहब, गुफ्तगू सुनी आपने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इकोनॉमी के ऊपर, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने। क्या समझते हैं कि अब अगर हमें काम करना हो अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करने का, हमारा रुपया मजबूत नहीं होगा तो हम किस तरीके से फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम कर सकेंगे और किस तरीके से महंगाई को की कमर तोड़ सकेंगे? सलमान साहब, थोड़ा सा हमें तवज्जो जो है इस बात पे देनी है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त साजिश हो रही है। ठीक है। वो साजिश ये कि पाकिस्तान को अपने पैर पे खड़े होने नहीं देना है। और ये साजिश उस वक्त से हो रही है जब से पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये अब वो साजिश किस अंदाज से हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता IMF के चुंगल में आप आ गए। ठीक है, ठीक है। मेरा एक सवाल है, मौजूदा हुकूमत से पूछ रहा हूँ जी जी, कि भाई आपने 6 अरब डॉलर लेने हैं अभी IMF से, जी जी, वो भी आपको एक साथ नहीं दे रहे हैं, 1-1 बिलियन करके तोड़ के देंगे। और 2.5 अरब डॉलर आपको रेमिटेंस आता है माहाना। जी जी, ठीक है। ठीक है, तो जो बैरून मुल्क हमारे लोग हैं वो हमारे लिए, इमरान खान साहब तो बड़ी इज्जत देते हैं, उनका बड़ा नाम लेते हैं, वो जब 2.5 अरब सब माहाना आपको दे सकते हैं तो 6 अरब रुपए क्यों नहीं दे सकते थे, डॉलर नहीं दे सकते थे? आपके पास काम यह था, आप IMF के बजाय उनके साथ डील करते और उनको आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डॉलर सर्टिफिकेट दें आप उन्हें। वो जो आपने 4% का इंटरेस्ट सऊदी अरब को 3 अरब डॉलर पे दिया है, वही आप उनको दें, ये पैसे डबल हो जाएंगे। जो आपको 2.5 अरब भेज रहा है वो 2.5 की जगह 5 अरब भेज देना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो है आप IMF से निकलेंगे। मैं इस चीज पे हैरान होता हूँ कि ये इतने एक सिंपल 2+2 वाली चीज, तो मैं इसको ऑब्वियसली नहीं कहूंगा, लेकिन एक आम जो पाकिस्तानी वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो बता रहा है, तो गवर्नमेंट इस लेवल पे क्यों नहीं सोच पा रही है? अच्छा, वही मैंने बताया कि असल वजह यह है कि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि 1977 के बाद जितनी हुकूमतें आई हैं, चाहे बेनज़ीर साहबा की हो, या नवाज शरीफ साहब की हो, या जरदारी साहब की हो, या ज़िया-उल हक साहब की थी, ये सब के सब वीक गवर्नमेंट थी। जब हुकूमत कमजोर होती है, उसकी रेट कमजोर होती है, वो मुल्क कमजोर होता है, तो बाहर के लोग झपटा मार देते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप झपटे में जा चुके हैं। अब मसला एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, आप किसी, मैं तो मशीयतदा नहीं, माशाल्लाह अली उस्मान साहब तो मशीयतदा है, आप ये समझे कि जिसके पास खजाना हो उसी को आप प्लानिंग दें, जिसके पास प्लानिंग हो उसी को खजाना दें, तो वो स्कीम आपकी कामयाब हो सकती है। तो एक जमाने में हुई, आप बड़े क्राइसिस में आ चुके हैं और उस क्राइसिस से निकले हैं। अब आपके पास जो टीम है, आपने वजारत खजाना एक को दे दिए, प्लानिंग दूसरे को दे दिए, ये तरीके से आप मुल्क कभी तरक्की वो हर एक की एक अलग साइकी चल रही है फिर उसके अंदर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले जमाने के जो वजीर खजाना होते थे, वो सब चीजें इकट्ठी, वो ये शर्त रखते थे कि मुझे प्लानिंग भी दो तो मैं खजाना चलाऊंगा। अब तो शौकत तरीन साहब आ रहे हैं ना, अब तो सेनेटर बन के आ रहे हैं, वजीर बनेंगे, बाकायदा वजीर बन जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये कि संजीदा माहौल पैदा करें गवर्नमेंट, और जितने भी हमारे माशी एक्सपर्ट हैं, चाहे उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, उनको सेनेट में लाएं, यानी कमेटी बनाएं, उनके साथ बैठे, उनके साथ एडवाइस करें कि भाई हमारी IMF से कैसे जान छूटे। एक तो तरीका मैंने ये बताया कि आपको रेमिटेंस आ रही है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा यही तरीका है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो इंपोर्ट को कम कीजिए। इस वक्त इंपोर्ट आपकी 25% है, एक्सपोर्ट आपकी 16-17% है, तो कितना फर्क आ रहा है इससे? बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो तकरीबन $3 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है और $8 बिलियन की आपकी। तो फिर अब इसका हल ये कि आप एक फार्मूला बना लें कि हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ऊपर नहीं लेके जाएंगे कभी भी, जो भी हो जाए वो सारा क्राइसिस आप संभाल सकते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह इसी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट तो गरीब है, अवाम गरीब नहीं है, यहाँ के सरमायादार गरीब नहीं है। वो सरमायादार को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए बस क्या इकदाम करने चाहिए? चाहता गवर्नमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि आपका सरमायादार जो है, या आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है, इसको आप किस तरह आपको कहा जाए कि आप इनको कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहे, आप इनको, आप उनको तहफ्फुज दें, नहीं दे पा रहे। तहफ्फुज इस तरह दें कि जितनी फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं। आपने IMF के साथ आपने पाँव भी रगड़ लिए, हाथ भी रगड़ लिए, आप उनके सामने बिल्कुल फ्लैट हो गए, अपनी हर बात मान ली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब,
बैरून मुल्क जाके फरमाते हैं कि हमें $6 बिलियन के लिए हमसे सब कुछ लिखवा लिया बिल्कुल सही, IMF ने। बिल्कुल सही। तो आप यही जो आपने मेहनत IMF के ऊपर की है, यही मेहनत अगर आप अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर कर लें, उनको इंसेंटिव्स दे दें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा आसानी हो सकती है। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ, पाकिस्तान का तरक्की का पहिया, मैंने एक दफा जंग में एक कॉलम लिखा था, उसका नाम है तरक्की का पहिया। ये इसका राज छुपा हुआ आपकी एनर्जी के अंदर। आप एनर्जी सस्ती करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं तो करना। एनर्जी सस्ती करने के लिए आपको रिजर्वायर्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना। एनर्जी सस्ती करने के लिए आपकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, उसके जराए खाली आपने अभी तक उसी पे डिपेंड किया हुआ कि फर्नेस ऑयल आ जाए और फूला आ जाए, ऑयल के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी हुई कि इन्हीं ने LNG को क्यों हटा दिया और फर्नेस ऑयल पे क्यों आ गए। अभी फर्नेस ऑयल तो महंगा है सर, बहुत महंगा है। जी, तो जी। मेरा कहने का मकसद जो सस्ता रास्ता है वो आप इख्तियार कीजिए, आप सोलर सिस्टम को कॉमन कीजिए, और जितने एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं, उसमें कोई टैक्स ना लगाइए, बिल्कुल फ्री करती है। और इंडस्ट्री वालों से कहें अपनी हर 10 इंडस्ट्री वाले मिलकर अपना खुद पावर प्लांट बनाए और खुद चलाएं। उसके अंदर जिस दिन बिजली सस्ती हो गई, गैस सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, ये मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचा गया, क्योंकि कौम में तो बड़ी सलाहियत है। और इसके लिए आपको अपने प्रोडक्शन की जो मेथडोलॉजी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। आपको हर चीज बाहर से नहीं लानी है, आपको यहाँ पाकिस्तान में बैठ के काम करना है। तो एक जमाने में थी ना, अभी आप ये बताए, आप शायद आप सुन के हैरान होंगे, मैंने पढ़ा था मुशर्रफ साहब के जमाने में प्लानिंग हो रही थी कि हम गैस एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इसी तरह बिजली की व्यवस्था हो रही थी, और कहाँ आज हम बिजली को तरस रहे हैं, और इतनी महंगी बिजली पाकिस्तान में जितनी मिलती दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। जब ये कहते हैं ना 32 रुपए यूनिट, 32 रुपए फी यूनिट, नहीं, जब ये कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है हुकूमत वाले, तो मैं हैरान होता हूँ। वो जरा बताएं, सस्ता तरीन बिजली सस्ती तरीन है या नहीं है? जिस दिन आपने बिजली सस्ती, अच्छा, ये एक लम्हे के लिए पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दे देते हैं, दूसरे लम्हे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ रही है, जो अफलास है वो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं हैरान होता हूं फिर उनके इस तजाद के अंदर कि सस्ते मुल्क में ये तमाम चीजें कैसे हो सकती हैं। नहीं, सबर ही पता नहीं होता, ये तजाद है, ये तजाद है, ये इसके अंदर तजाद है, ये हकीकत नहीं है। मैंने आपके इसी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क तरक्की करे और कौम तरक्की करे, तो उसको मिडिल क्लास वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे वो इसमें फुकदान है इस चीज के अंदर। जी, मिडिल क्लास वाले, ना आपको अमीरों की फिक्र ज्यादा करनी, ना फकीरों की फिक्र करनी, असल फिक्र आपको करनी है मिडिल क्लास। फकीर तो फकीर है, वो तो सारी जिंदगी फकीर रहेगा, वो तो कमा रहा है, जिससे वो हर तरह से कमा रहा है। वो हजार फकीर समझ रहे हैं, वो तो जो फकीर आपसे 5 रुपए लेता था, आज वो आपसे 10 रुपए ले रहा है। बिल्कुल ऐसी है, तो वो तो कहीं उसको महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। जो चाय हम कल 15 रुपए की होटल में पीते थे, आज 35 रुपए की पी रहे हैं, तो उनको कहां से फर्क पड़ेगा? असल फर्क उसका पड़ेगा जिसकी लिमिटेड तक का है। अब ये जो इनका प्रोजेक्ट आने वाला है, वल्लाह आलम की, ये सही है क्या है हैरान कि 30% हम जो है महंगाई नीचे ले आएंगे और दालें और अनाज सस्ता कर देंगे। असल में ये सब टाइम बीइंग है, ये एप्लीकेबल नहीं है। कैसे हो सकता है वैसे ये एप्लीकेबल? आप इतनी शरह सूद के ऊपर डबल डिजिट शरह सूद हो, आपकी करेंसी जो है वो इतनी डिवैल्यू हो चुकी हो कि डॉलर 180 तजावुज कर रहा हो, और गैस आप देखें 3000 का सिलेंडर हो जाए, आपका पेट्रोल जो है वो 150 रुपए पर खड़ा हुआ हो, आपकी आटा जो है वो आपका तकरीबन 70 से 80 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ हो, आपकी चीनी जो है 150 रुपए क्रॉस कर गई हो। आप कोई एक चीज, इनका तो मुकाबला चल रहा है कि कौन सी चीज पहले 200 को टच करेगी। असल में कैसे सस्ती हो सकती है? मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस इतनी खराब है, उसकी मिसाल खुद सुन लीजिए। मिनिस्टर साहब खुद बड़े फख्र से कर रहे थे कि इस दफा पैदावार गेहूं की, हाँ, बम्पर पैदावार हुई। तो कहाँ गई वो? चीनी की बम्पर पैदावार, ये सुना ना आप? जी। अच्छा, जब बम्पर पैदावार किधर गायब हो गई? अब पता नहीं, कोई जमीन खा गया, आसमान निकल गया, जमीन निकल गई। देखिए, महंगाई का ताल्लुक जो है तलब और रसद से होता है। अगर आपकी पैदावार बढ़ गई है तो फिर आपकी जो है तलब जो है वो कम हो जाएगी, तो चीजें सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, ये सब आर्टिफिशियल तरीका है वक्ती तौर पे बताने का कि जी हम 30% कम कर देंगे, हम सब्सिडी दे देंगे, हम आपको हसास प्रोग्राम देंगे। ये जो अंदाज है ना, ये मदनी रियासत का तस्वुर नहीं है। मदनी रियासत का तस्वुर का मैं एक मिसाल दे दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चाहें कल बैठ के मीटिंग करें, अपने लोगों को बुलाएं, कहें कि मैं अनाज को एक्सपोर्ट इसकी बंद कर रहा हूं। सबसे
जहां आपको वो लगाने हैं। एक फार्मूला बनाइए कि वो चीज एक्सपोर्ट होगी जो आपके मुल्क में फालतू हो जाए। चावल ज्यादा है, आप एक्सपोर्ट आप नमक एक्सपोर्ट करें ना, है? नमक एक्सपोर्ट करें, कुछ भी करें, जो भी करें, वो चीज जो आपकी है, जिसकी डिमांड है। आपके तेल की डिमांड है, तेल आपके नहीं हो रहा, बाहर आप बाहर तेल से टूथपेस्ट आप बाहर से मंगा रहे हैं, टूथब्रश आप बाहर से मंगा रहे हैं, दवाइयां आप बाहर से मंगा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर सलाई है? पाकिस्तान तो सुई से लेके जहाज तक बनाता है। सर एटम बम बना लिए तो इससे बड़ी और क्या सुई से लेके पानी के जहाज तक बनाता है। बिल्कुल सही है, बहुत तो शुक्रिया। आप इन लोगों को चांस दें जो मशीनरी बना रहे हैं, बड़ा बड़े चीजें कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि गुड गवर्नेंस कर लें, चाहे ये करें चाहे आने वाले करें। बहरहाल हमारी तो दुआ है कि इनको कामयाबी नसीब हो, जिसके आसार मुझे नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया काजिम साहब, आज तो बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू हो गई और आज तो सही वो कहते हैं कि मईशत दान को एक मईशत दान ही टकर गया। बहुत अच्छे तरीके से मोहसिन साहब ने गुफ्तगू की है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।